ठीक है, तो जो पिछला रूल हमने पढ़ा इसका एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें और कुछ नहीं था। उसमें आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो इतना ध्यान रखना है कि एंड या और शब्द हो जहाँ पे, वहाँ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। आपसे कोई सोल्व नहीं करवाने वाला, इतना टाइम होता नहीं कहीं भी कि आपसे सोल्व करवाए। आपको जनरल हेडिंग आएगी प्रोबेबिलिटी, है ना, उसके बारे में जितना पढ़ा है ये सारी चीजें लिख देना, तो ये हो जाता है कि हाँ सारा जानते हैं। खैर, अगला जो है वो एक मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये भी लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन, सेकंड वाला जो है मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें लिख लो। लिखो फॉर टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकरिंग टुगेदर, multiplication law of probability for two or more independent events occurring together, एक साथ हो रहे हैं दो इवेंट, इंडिपेंडेंट है, बात ध्यान रखना। तो एग्जांपल बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन कॉइन टॉस्ड ट्वाइस। ये आपको पहले कह दिया, इवेंट्स कहते हैं कैसे हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स है उछाले जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ एडिशन नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, बस इतनी सी बात है। ऊपर वाला लो जो था एडिशन लो था, वहाँ एंड और शब्द से देखा था हमने, तो वहां पे प्लस किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/4। उस तरीके से अगर निकालने जाओगे तो, ठीक है, तो ज्यादा नहीं डिटेल में जाते। थर्ड लिख लोगे बाइनोमियल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल लॉ। तो इसको बस शॉर्ट में लिख लो, फिर समझाने जाऊंगा काफी, ये भी बड़ी बात हो जाती है, काफी कुछ समझाना पड़ेगा, आप इतना ही लिखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, लिखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे सिक्के आपने उछाले, मैंने कहा कि मान लो कि दो सिक्के आपके पास उछाल रहे हो, तो इन्होंने उसके सारे सिक्वेंस देखे फिर इसके अंदर कि दोनों उछालेंगे तो हेड और हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, इस तरह से। मतलब वो सिक्वेंसिंग उसके आधार पे फिर कि ये ट्रेल आने की संभावना कितनी है, कि हेड और हेड आने की संभावना कितनी है, हेड और टेल एक साथ आने की संभावना ऐसे कितनी है, उस तरह निकाल रखा है, तो काफी डिटेलिंग हो जाती है। तो सिंपल रखेंगे हम लोग, तो आप शब्द से पहचान लोगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो शब्द जो बोला है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इससे बस कैच कर लेना, ये बाइनोमियल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का यूज कहाँ करते हैं, कि हम लोग जो देखते हैं आगे चल के, आपने देखा है कि हम लोग जब पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं ना, तो वहां जो आप कंपेयर करते हो 0.05 पे, 0.01 पे, तो वो प्रोबेबिलिटी तो है कि भाई 100 में से एक व्यक्ति में अलग आने की संभावना है, 99 लोगों में सेम आने की संभावना है, तो वो संभावना क्या हुई, मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कोई पूछ ले इसका यूज कहाँ है, तो आप बता सकते हो कि डिफरेंट जो डेटा है उसको चेक करने में, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट हुआ वहां पे। ठीक, तो और तो कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं आपके सिलेबस की क्या है। ये वाली आपकी बात हो गई है कॉमन स्टैटिस्टिकल टर्म्स। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ ना, चलो ये लिखो। पॉपुलेशन आपकी हो गई है, वेरिएबल मैंने कह दिया जो बदलता रहे, है ना। सैंपल की बात हो गई कि सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है सैंपल। डेटा टाइप भी देख ले, डेटा की कितने टाइप के होते हैं, कल बात की थी, डेटा याद है ना, कोई ऐसा जिसको डेटा के बारे में नहीं पता है, कितने टाइप का होता है। चलो अच्छी बात है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये देखेंगे, तो लिखोगे जरा, इसमें भी पॉइंट्स लिखने हैं आपको। लिखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
इसकी पहचान क्या होती है? डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं जरा इसकी एक ना इमेज ओपन कर देता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की, आपको स्क्रीन पर दिखाने के लिए। ये इमेज देख रहे होगे साइड में जो लगी हुई है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इमेज है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि- अब इस इमेज को देखो आप लोग, ये वाली। इसमें ये जो है ना मिड पॉइंट है, जीरो जहां लिखा हुआ है ना, ये मिड पॉइंट है। तो हम एवरेज किसको कहते हैं? कि जो हमारी सारी जो वैल्यूज हैं उनका प्रतिनिधित्व करे। भाई एवरेज का मतलब क्या होता है? कि हमने कहा कि भाई इस क्लास में जो है बच्चों ने एवरेज मार्क्स जो है वो 70% लेके आए, मान लो मैंने कह दिया। तो उसका मतलब ये होगा कि कुछ के 70% होंगे, कुछ के हो सकता है कि 70 से थोड़े कम हो, कुछ के 70 से शायद थोड़े ज्यादा हो। तो ये मिड लाइन जो होती है एवरेज को दिखाती है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम लोगों के जो है इसके आसपास ही होंगे। और उसका मतलब ये भी नहीं होता किसी के एक्सट्रीम पे नहीं हो सकते, हो सकता है एक आध वैल्यू ऐसी हो, कोई 100 में से 100 नंबर लेके आ गया हो। एक आध कोई ऐसा हो जो 100 में से 10 नंबर भी लाया होगा, लेकिन जब एवरेज निकलेगा सबका जोड़ के ओवरऑल, तो वो मिड लाइन हमें दिखाई देगी। ठीक है ना? तो ये नॉर्मल कर्व इन्होंने दिखा रखा है। तो नॉर्मल कर्व की कुछ खासियत होती है, ये कर्व बल्कि थोड़ा सा गड़बड़ है इसके अंदर, ये है नहीं सही। रुको मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, सही नहीं है नॉर्मल कर्व ये, क्योंकि ये एक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये वाला देखिए आप। ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल। इसको देखो, एक लोग कंफर्म कर दो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना जो कर्व दिखाया मैंने भी? यस सर। ठीक है। तो इसमें देखो एक खासियत देख रहे होगे, एक तो ये देखो एंड पॉइंट देखो इसके ओपन है। ठीक है, मतलब ये कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करेंगे। एंड पॉइंट जो है वो कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करेंगे। वो होता है नॉर्मल कर्व। दूसरा, जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मिड लाइन के आसपास होगी। तो यहाँ जैसे इन्होंने जो दिखा रखा है 68%, जो कि यहाँ पे आप, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, एसडी बोलते हैं, ±1 एसडी। यानी कि मिड लाइन के थोड़ा सा कुछ लोग के मार्क्स ऊपर भी हो सकते हैं, कुछ लोग के मार्क्स नीचे भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं आ गई। ±1 एसडी पे ना 68% पॉपुलेशन आ जानी चाहिए। ये रूल होता है कि 68% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ±1 एसडी में होनी चाहिए। यानी 68% बच्चों के नंबर जो है, मैंने कहा कि 70% के आसपास होंगे, मतलब ये हो गया कहने का। बात समझ रहे हो? फिर इसके आगे देख रहे हो, जहाँ +2 और -2 लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ±2 एसडी। तो इस पर आते हैं हमारे 95% ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं। यानी 95% लोग जो है पॉपुलेशन के वो इस रेंज के अंदर आ जाएंगे। जब हम थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे कि भाई ठीक है यहाँ तक के भी, कि हमने कहा 70 से मान लो 60 तक वाले मान लो इसमें आ गए 68% में, तो बाकी 5-10% का हम अगर मार्जिन और ले लेंगे, तो अगले वाली पॉपुलेशन भी आ जाएगी, 95% लोग तक इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर थोड़ा सा और आप फ्री हैंड ले लो, +-3 एसडी तक चले जाओ, ठीक है, तो लगभग 99.7% कह रहे हैं पॉपुलेशन इसमें आ जाती है। तो 99% करके हम याद रखते हैं। तो लगभग 99% तक ऑब्जर्वेशन हमारे +-3 एसडी पे आते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आई तो इतना सिंपल सा याद रखो, नॉर्मल कर्व में एक बात होती है कि +-1 एसडी बराबर 68%, +-2 एसडी बराबर 95%, +-3 एसडी बराबर 99%। ये तीन आपको वैल्यू इस तरह से बताएं, इनको आप याद रखोगे। तो इसी को इंटरप्रिटेट कर देना है कि +-1 एसडी पे 68% पॉपुलेशन आ जानी चाहिए। मतलब हमारे सैंपल जो जिसमें हम लगा रहे हैं वो अपने रिजल्ट्स वो कवर हो जाने चाहिए। +-2 एसडी पे 95%, +-3 एसडी पे 99%। ये सिंपल सी बात है, इतना याद रखो। इसको वहां पे एक्सप्लेन कर देना, लिख देना हल्का सा। और दूसरी बात मैंने कही, कभी भी ये बेस लाइन को टच नहीं करेगा। जो नॉर्मल कर्व होगा उसके दोनों टेल जो है, मतलब ये एंड जो है, ये ओपन रहेंगे, ये कभी भी बंद नहीं होंगे। चलो लिख लो, अब एक दो पॉइंट इसमें लिख लोगे। मैं आपको बुक से ही लिखवा देता हूँ, 1 मिनट दो गया। शेप इसकी देख ही पा रहे होगे, बेल शेप्ड कर्व होता है। 1 मिनट देंगे बेटा, क्योंकि पूरा टॉपिक है आपके यहाँ, तो लिखवाना है थोड़ा सा, इसके बाकी पॉइंट्स भी लिखवा दूंगा मैं।
आपका नॉर्मल कर भी हाथ नहीं आ रहा। 1 मिनट देना है। ठीक है। जल्दी से लिखोगे, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, जल्दी से उनको ऐड कर लोगे। फर्स्ट लिखो। लिखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर सिमेट्रिक अराउंड देयर मीन। जल्दी से पॉइंट्स लिखते जाओगे वन बाय वन। पहला पॉइंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर सिमेट्रिक अराउंड देयर मीन। तो यहाँ पे आप जो शेप देखो इस कर्व की, कर्व तो ये है ना, तो ये दोनों तरफ एक जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। ऐसा नहीं होगा कि राइट साइड में कुछ अजीब शेप बन रही हो, लेफ्ट साइड में अजीब बन रही हो। तो सिमेट्री सिटी है दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट साइड में मतलब। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर सिमेट्रिक अराउंड देयर मीन। सेकंड लिखो मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल। इसका मीन निकाल लो, चाहे मीडियन निकाल लो, चाहे मोड निकाल लो, वो कह रहे हैं इक्वल है। मीन मीडियन और मोड इक्वल होते हैं। थर्ड लिखेंगे द एरिया अंडर द कर्व इज 1। एरिया अंडर द कर्व इज 1, मतलब यह है सब कुछ इसी कर्व के अंदर आएगा, कुछ इसके बाहर लाई नहीं करेगा, मतलब इसका यह है सिंपल सा। जब आप 1 कहोगे तभी तो आप कह सकते हो कि 1 में से कि 99%, 1 मतलब 100 हो गया उस तरह से देखो तो, कि 100 में से 99% ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ मिल रहे हैं, 95 यहाँ मिल रहे हैं, 68 यहाँ मिल रहे हैं। तो इसको 1 करके याद करना है आपको। आप सीधा याद करो द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1, कि मतलब सारी पॉपुलेशन इसी कर्व में होगी, कहीं और नहीं होगी इसके बाहर, ये मतलब है, सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट लिखेंगे डेंसर नियर सेंटर। डेंसर नियर सेंटर एंड लेस डेंस इन टेल्स। तो देख ही पा रहे हो, ये बीच में पूरी डेंसिटी है इसकी, और जो टेल्स है वहां डेंसिटी है ही नहीं, है ना। ऑब्जर्वेशन से नहीं बचे हमने कहा, क्योंकि 95% तो यहीं पे कवर हो गया ना, +-2 SD पे। तो सिर्फ 2.5% यहाँ बचे आगे, 2.5% यहाँ बचे आगे। तो जाहिर सी बात है इतनी कम पॉपुलेशन बची है, तो डेंसिटी कम हो गई आगे। नेक्स्ट लिखो। लिखो 68% ऑफ द एरिया, 68% ऑफ एरिया इज विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। जो मैंने आपसे बात बताई ना, वो तीनों बातें आप लिख लेना अपने आप से, कि 68% जो होगा वो होगा +-1 SD पे। फिर इन्होंने अगला पॉइंट बना रखा है कि 95% होगा +-2 SD पे, तो उसको आप भी लिख लोगे, 95% +-2 SD पे। सर ये 68% ऑफ एरिया वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। बेटा +-1 SD, +-2 SD, +-3 SD। पहले ये लिखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए +-1 SD, +-2 SD, +-3 SD। सामने लिखो क्रमशः 68%, 95%, 99% ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा लिख लो बस। ठीक है, ये हमारा है मीन, जो सेंटर, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ये मीन है। तो जब कहा +-1 SD, तो यानी प्लस साइड 1 और निगेटिव साइड 1। तो यहाँ देख पा रहे हो ना, +-1 SD, ये -1 SD यहाँ लिखा हुआ है। तो इतने एरिया, ये कितना, कितनी पॉपुलेशन आ जाएगी इसके अंदर, 68% ऑब्जर्वेशन जो है हमारे इसके अंदर आ जाएंगे मतलब। तो +-2 SD करोगे तो 95%, +-3 SD करोगे तो 99% आ जाने चाहिए, मतलब ये है कहने का कि ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि भाई एक साइड में सिर्फ 20% पॉपुलेशन और एक साइड में 80% है, उस 80% में मान लो ये कर्व हमारा खत्म ही ना हो रहा होता, ये शेप ही ना बनी होती, कर्व कुछ ऐसा आगे बढ़ गया होता इस तरह करके, मीन को भी क्रॉस करके, तो वो बेकार है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, वो स्क्यूड डेटा होता है, कि एक तरफ कहीं बिल्कुल एक्सट्रीम है चीजें, वो अच्छा नहीं माना जाता, है ना। हमेशा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अच्छा माना जाता है। क्लियर है। मैंने सिर्फ इतना कहा, +-1 2 3 SD, 68, 95 और 99% ऑब्जर्वेशन। फिर से एक बार बोल रहा हूँ सारे पॉइंट जिसके बोले मैंने आपको, कि पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर सिमेट्रिक अराउंड देयर मीन। ठीक है, तो मीन के पास में सिमेट्रिक होगा देखने में डेटा। दूसरी बात,
मीन मीडियन मोड कह रहे हैं वो इक्वल होंगे। मीन मीडियन और मोड इक्वल होंगे। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व 1। डेंसर नियर मिड लाइन और लेस डेंसर एट टेल्स। फिर है वही वाले कि +-1 2 3 SD, आप तीन अलग अलग पॉइंट बना देना। 68%, 95% और 99% डेटा शो करता है। बाकी इसे इन्होंने लिखे नहीं है बुक में, मैं देख रहा हूँ। आप चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि बेल शेप्ड कर्व होता है ना, बेल ऐसी होती है देखने में। तो बेल शेप्ड कर्व ये लिख लेना। दूसरा मैंने जो कहा कि इसकी जो टेल्स हैं वो कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करेंगी। टेल जो है वो बेस लाइन को टच नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वापस आ जाते हैं। हम्म, अगली हेडिंग हमारी है सैंपल हो गया, पॉपुलेशन, वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी आपको बता दिया। टेबुलर फॉर्म, मेजर्स ऑफ लोकेशन, ग्राफिकल, एवरेज, मेजर्स ऑफ लोकेशन, थोड़ा इसको देख लेंगे। चलो डायग्रामेटिकल परसेंटाइल, ये वाली बात भी अभी रह गई है। डायग्राम तो हो गया चलो। मेजर्स, ये तीनों चीजें हो गई हैं। रेंज, एरर, डेविएशन हो गए हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी आपको मैंने करा दिया। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो हमारे हैं पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो ये वाली दोनों हेडिंग ले लेते हैं। और इसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉमनली यूज स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है ना। तो फिलहाल टेस्ट पे वापस आ जाते हैं जहां हम बात कर रहे थे। तो आपसे शुरू करता हूँ। पहले आप बताओगे फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके अंदर। जल्दी से कोई एक व्यक्ति बता दो मुझे, क्या डिफरेंस है पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। बोलो। सैंपल स्मॉल सैंपल। कुछ समझ नहीं आया, कोई क्लियर करके बोलो कि समझ में आया तेज। सर पैरामेट्रिक स्मॉल सैंपल टेस्ट में होता है, नॉन पैरामेट्रिक लार्ज सैंपल टेस्ट में। ऐसा ही है, बाकी लोगों को ऐसे लगता है। सर पैरामेट्रिक टेस्ट में स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो लार्ज पॉपुलेशन साइज किस में होगा जनरली, पैरामेट्रिक में होगा नॉन पैरामेट्रिक में होगा। नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक नॉन में सर होगा नो, ना। ठीक है, चलो तो पहला सर काम तो। इसमें काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, कौन से में का स्क्वायर किस में आएगा, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। नॉन सर पैरामेट्रिक। नॉन नॉन पैरामेट्रिक के पैरामेट्रिक। ठीक है। लार्ज में। ठीक है, तो बाकी मैं आपको बता तो चुका ही हूँ। टी टेस्ट के बारे में हमारी बात हुई थी, वो मेजर टेस्ट होता है हमारा टी टेस्ट जो है ना। लेकिन फिर भी अब शुरुआत से, क्योंकि अब ये पढ़ेंगे हम पैरामीटर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। बाकी चीजें प्रोबेबिलिटी वगैरह भी आपकी हो गई है, क्योंकि अब शायद बेहतर समझ में आएगा। तो जल्दी से पहले दोनों में डिफरेंस लिख लो। एक तरफ लिखो पैरामेट्रिक टेस्ट, एक तरफ लिखो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। बिल्कुल बेस से शुरुआत करते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जल्दी से मैं एक साइड के पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, अपोजिट साइड में उससे अपोजिट पॉइंट्स हो जाएंगे, समझ में आना चाहिए। जल्दी से लिखोगे। पैरामेट्रिक में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिखो, इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन कंप्लीटली नॉन। इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन कंप्लीटली नॉन। सेकंड पॉइंट लिखोगे, सामने समझ गए नॉन पैरामेट्रिक में क्या होगा, कि इंफॉर्मेशन नहीं होगी, है ना। इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल ऐसा। तो पैरामेट्रिक में इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इज कंप्लीटली नॉन। सेकंड पॉइंट लिखो, लिखो एजम्पशंस आर मेड। पैरामेट्रिक टेस्ट जब लगाते हो आप, तो आप कुछ एजम्पशंस बनाते हो पहले से। मैं इसको समझाऊंगा अभी, पहले लिख लो। एजम्पशंस आर मेड, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में एजम्पशंस नहीं बनाते, पहले से कुछ कह रहे हैं। नॉन पैरामेट्रिक में नो एजम्पशंस आर मेड। मतलब क्या है कि पैरामेट्रिक टेस्ट में जनरली आप कोई दवा दे रहे होगे, मान लो आप सोच लोगे भाई ठीक है ये दवा देने से पेशेंट को फायदा होगा या नहीं होगा, आप कुछ सोच लोगे पहले ही। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, क्योंकि वो ज्यादातर ऑब्जर्वेशनल होते हैं, है ना, उनमें आपको कुछ करना ही नहीं होता। आप पहले से ही राय बना के करोगे ना। पता चला किसी इंडस्ट्री ने आपको हायर कर लिया, मान लो कोई रिफाइनरी की कंपनी है बड़ी से, उसने आपको हायर कर लिया। आपने पहले अपने रिसर्च ये मान के शुरू किया, रिजल्ट तो आएंगे 10 साल 20 साल 30 साल बाद। लेकिन आप आज से ये मान के चल रहे हो अपनी रिसर्च कि इससे जो है लोगों को फेफड़ों की बीमारी होगी, मान लो। तो भाई वो तो आप सीधा कंपनी के अगेंस्ट जा रहे हो ना, शुरुआत से आप वो मेंटलिटी लेके चल रहे हो। तो यहाँ पहले से कोई एजम्पशंस नहीं होते। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं जनरली, इसीलिए लार्ज सैंपल होता है। खैर, तो एजम्पशंस मेड पैरामेट्रिक में, नॉन पैरामेट्रिक में नो।
नेक्स्ट लिखेंगे पैरामीट्रिक में, लिखो नल हाइपोथेसिस मेड ऑन पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन, ऑन पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन। नल हाइपोथेसिस में तो नल हाइपोथेसिस जो बनाई जाती है मतलब पैरामीट्रिक के अंदर, वो ऑन पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन। जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में लिखो नल हाइपोथेसिस इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स। जाहिर सी बात है पैरामीटर है नहीं। नेक्स्ट लिखिए, लिखो नो पैरामेट्रिक टेस्ट एग्जिस्ट फॉर नॉमिनल स्केल डेटा। नो पैरामेट्रिक टेस्ट एग्जिस्ट फॉर नॉमिनल स्केल डेटा। नॉमिनल स्केल डेटा सामने लिख लोगे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डू एग्जिस्ट फॉर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा। फॉर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा, ये सब डेटा आपको कल बता चुका हूं मैं। दोनों में से कौन सा टेस्ट ज्यादा पावरफुल होता है, शायद बात हुई थी हमारे, बोलो। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक? पैरामेट्रिक सर। पैरामेट्रिक है ना, जितने ज्यादा रूल उतनी ज्यादा वो चीज अच्छी मानी जाती है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है, दे आर मोर पावरफुल। पैरामेट्रिक टेस्ट दे आर मोर पावरफुल। कुछ एग्जाम्पल लिख लो दोनों के। पैरामेट्रिक के लिखो, लिखो जेड टेस्ट, जेड, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, और एक लिखोगे एनोवा टेस्ट। एनोवा, एनोवा की फुल फॉर्म लिख लेना, पूछ लेता है एनोवा। लिखो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा टेस्ट का मतलब है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। नॉन पैरामीट्रिक के एग्जांपल लिखेंगे, लिखिए काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर, CHI, काई स्क्वायर टेस्ट, विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट, विल्कोक्सन, विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट। और तीसरा लिखो मैन विटनी टेस्ट, MANN, मैन, विटनी, WHITNEY, विटनी, MANN, मैन, WHITNEY, विटनी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट की बात हो गई थी, जल्दी टी टेस्ट बताते हुए फिर आगे बढ़ता हूँ अगले टेस्ट की तरफ, वो आपको लिखवाऊंगा। टी टेस्ट की बात नहीं करूंगा अभी ज्यादा। तो मेरा टी टेस्ट हम लोगों एक्सक्यूज ने मी सर। हाँ बोलिए। सर ये पैरामेट्रिक टेस्ट में लास्ट में आपने क्या बोला है, नेटवर्क चला गया था। बेटा पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं, एग्जाम्पल में। अच्छा एग्जांपल्स, इसमें एफ टेस्ट लिख लो, जेड टेस्ट लिखेंगे, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट। जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट को एफ टेस्ट भी बोलते हैं, चाहो तो लिख सकते हो एफ टेस्ट, एनोवा टेस्ट को ही बोलते हैं एफ टेस्ट। और सर इससे पहले वाली जो नॉन पैरामेट्रिक की लाइन थी, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एग्जिस्ट फॉर नॉमिनल एंड। ऑर्डिनल डेटा कल पढ़ाए थे ना आपको, जहाँ ऑर्डर में ठीक है अरेंज करते हैं, सर। ऑर्डिनल डेटा होता है वो सब। तो ये उनके लिए भी होते हैं ठीक नॉन पैरामेट्रिक ठीक। टेस्ट। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था आपसे कि पैरामेट्रिक टेस्ट से हम लोग बात करेंगे। आप बातें सारी जानते हो, पैरामेट्रिक कौन सा होगा, नॉन पैरामेट्रिक कौन सा होगा, उनमें क्या क्या शर्तें हैं वो भी जानते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी जानते हो, है ना, क्योंकि ये भी जरूरी है कि जब आप टेस्ट लगाते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, ये भी एक बात होती है। खैर, तो पहले टेस्ट की बात करें हम, टी टेस्ट। तो टी टेस्ट के बारे में हमारी क्या क्या बात हुई थी, कुछ आप बोलो कुछ मैं बोल रहा हूँ। बोलो किसने दिया था टी टेस्ट? सर विलियम सर गोसेट ने। ने ठीक, दिया तो सर विलियम 60 गॉसेट ने। में। ठीक है, विलियम गोसेट में। कोई टाइम भी बोल रहा है, कुछ टाइम बोल रहे थे कुछ? 1960 सर, 1960 में। 1960 में बता रहे हैं, ठीक है। टी टेस्ट, तो टी टेस्ट जो होता है, कुछ शर्तें हैं इसके अंदर। बेसिक शर्त क्या है कि सैंपल साइज स्मॉल होना चाहिए, बोलो कि 30। अप टू 30, हाँ उससे ऊपर 30। नहीं। ठीक है, तो सैंपल साइज स्मॉल होता है, प्लस ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? सर पेड पेयर्ड अनपेड। अनपेयर्ड Paired or unpaired ठीक है, test. तो पेयर्ड और अनपेयर्ड। टू तो ग्रुप
तो ठीक है, ग्रुप पे अनपेयर। दो ग्रुप होते हैं अनपेयर्ड में, और पेयर्ड में पॉपुलेशन सेम है, उसमें सिंगल ग्रुप। बिफोर एंड आफ्टर एक ग्रुप होता है। बीटी 80, उसी में बीटी 80 करते हैं, बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, इतना सा है टी टेस्ट। फिर उसके बाद आपको बताया कि आगे फिर चेक किया जाता है 0.005, माफ करना, 0.05, 0.01, 0.001 पे। वहां चेक करने का मतलब होता है 0.05 पे पास हो गए आप, मतलब उसका मतलब है कि 100 में से 5 लोगों में बस अलग रिजल्ट आ सकते हैं, 95 में वही आएंगे जो आपके आए। फिर 0.01 का मतलब है कि 100 में से एक में अलग आ सकते हैं। 0.001 का मतलब है 1000 में से कोई एक व्यक्ति है जो अलग रिजल्ट शो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। हाइपोथेसिस दो तरह की होती है। एक होती है जिसको हम H0 करके नॉर्मली लिखते हैं, इसी को नल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, जो नॉर्मली ये बात कहती है कि मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, या फिर निगेटिव वे में बात करते हैं हम लोग, कि जैसे मैंने कहा कि मेरी ड्रग जो है इस दवा पे कोई काम नहीं करेगी, इसको दो चाहे मत दो सेम ही बात है, तो ये होगी नल हाइपोथेसिस। ठीक है। और एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो जनरली इस तरह से होती है कि मेरी दवा जो है वो इस डिजीज को ठीक कर देगी, या वजन कम करने के लिए दिए तो कि वजन कम कर देगी, इस तरह से। तो ये दो होती है हमारी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हम लोगों ने जो बात की, सॉरी बेटा, हाँ, हम लोगों ने जो बात कर रहे थे नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस कि जहां पे हमारी ड्रग का हो सकता है कोई इफेक्ट ना हो, हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारी ड्रग देना ना देना बराबर है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जहां हम कह रहे हैं कि हमारे ड्रग के रिजल्ट बेहतर होते हैं। अब एक और बात समझ लोगे, क्योंकि इससे ही संबंधित है और आगे फिर टर्म्स आएंगे में भी फिर कंफ्यूज होगे, आपको पता होनी चाहिए, पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं है, समझ लोगे, नहीं समझ आए तो लिख लेना, ठीक। दो तीन चीजें होती हैं जब रिसर्च की हम बात करते हैं। एक चीज होती है बेटा रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन, ठीक है। एक चीज होती है ब्लाइंडिंग, ब्लाइंडिंग, और इसी को बोलते हैं मास्किंग। लिख लेना, जरूरी चीजें हैं, आपके सिलेबस में भी देखेंगे, रिसर्च में होगी शायद ये। तो रैंडमाइजेशन होता है, एक होता है ब्लाइंडिंग और मास्किंग। ठीक है। और एक और चीज होती है वो भी लिखो, एक होता है कंट्रोल, ये भी लिखना है आपको, कंट्रोल ग्रुप। हम बार बार रिसर्च रिसर्च तो करते रहते हैं, लेकिन ऐसे मानो कि आज मैं कोई ड्रग बना दूं, जब किसी को फीवर हुआ हो, उसके फीवर को ना वो थोड़ा सा कम कर दे, मान लो कि मैंने कहा कि 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना कम कर देगी मेरी दवा। मैंने कोई दवा बनाई, रिजल्ट बिल्कुल अच्छा है, तो क्या मुझे रिजल्ट कंटिन्यू करने की जरूरत थी, और क्या ये रिजल्ट मुझे पब्लिक में लगाने की जरूरत है ज्यादा? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा बेहतर ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब रिसर्च करते हैं ना, तो एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है जनरली? जिसके ऊपर हमारा अच्छा कंट्रोल है, कह लो कि हम पहले से ही जानते हैं कि भाई ये ड्रग है मार्केट में, स्टैंडर्ड ड्रग है। मान लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ शुगर का, कि मान लो शुगर के लिए आपके पास कोई ड्रग है, ग्लिमिप्राइड है। ठीक है। तो आपने क्या किया, एक ग्रुप को आप ऑलरेडी ग्लिमिप्राइड दोगे। ठीक है। अपने ग्रुप को मान लो आपने कि ग्लिमिप्राइड भी दे रखी है, और मान लो उसके साथ में आपको लगता है कि आयुर्वेद की कोई ड्रग है वो बड़ा अच्छा काम करने वाली है, आपने साथ में उसको वो लगा दी। तो अब आप दोनों ग्रुप का कंपैरिजन कर सकते हो। तो एक तो था हमारा कंट्रोल ग्रुप जिसमें हमारी ग्लिमिप्राइड चल रही थी खाली, और ये दूसरा ग्रुप है आपका वाला, इसमें आपने ग्लिमिप्राइड के साथ मान लो अपनी कोई ड्रग ऐड कर दी। तो पता चला कि आपकी वाली कैटेगरी में, जो आपकी रिसर्च की कैटेगरी है, उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तब तो फायदा है आपकी दवा का। अदरवाइज मान लो आप ग्लिमिप्राइड से कंपेयर ही ना करते, आप कोई रैंडम ऐसी कोई चीज ले लेते, मान लो सूजी के साथ या आटे को खिलाने के साथ कंपेयर करते, तो वो कोई रिजल्ट अच्छे होते? भाई अगर आपके रिजल्ट अच्छे भी आते तो कंपेयर किससे किया आपने? कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना चाहिए ना, कि हम उससे भी बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। तो एक कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है जिससे आप कंपेयर कर सको। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया ग्लिमिप्राइड का, कि आपने वो कंट्रोल ग्रुप लिया। अब आप कह सकते हो कि भाई मेरी ड्रग ग्लिमिप्राइड से अच्छा काम कर रही है, तो आप ग्लिमिप्राइड को डिसकंटिन्यू करो, मेरी ड्रग पे आ जाओ। या फिर अगर आप कॉम्बिनेशन की तरफ हो, जैसे मैंने कहा ग्लिमिप्राइड के साथ आपकी ड्रग दे रहे हो, तो आप कहोगे मेरी ड्रग जो एडजुवेंट की तरह यूज कर लो। एडजुवेंट जानते हो ना, कोई मेन ड्रग थेरेपी है उसके साथ जो चीजें लगा दी जाती हैं। ठीक है। तो आप कहोगे कि मेरी ड्रग अच्छी है इसलिए इसको कंटिन्यू करो, आप ग्लिमिप्राइड डिसकंटिन्यू करा दो, तब आपकी बात ज्यादा अच्छी होगी। तो पहले तो कंट्रोल ग्रुप का मतलब क्या था वो समझ लिया होगा आप लोगों ने। कंट्रोल ग्रुप का मतलब एक स्टैंडर्ड कंट्रोल जिससे अचीव हो, यानी जिससे स्टैंडर्ड मानक के अनुसार आपने कोई ग्रुप तैयार कर रखा है, उससे कंपेयर करते हैं, वो होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप। दूसरी एक बात आती है बेटा रैंडमाइजेशन और ब्लाइंडिंग। तो रैंडमाइजेशन क्या होता है?
कि हम जब रिसर्च करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि चलो इस वाले पेशेंट को इस ग्रुप में ले लिया, इसको इस ग्रुप में ले लिया। हम ये चीज बहुत रैंडमाइज्ड करते हैं। मतलब आप पहले से ही मान लो नंबर लिख के बैठे हो, आपने 100 नंबर लिख रखे हैं, ठीक है, आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, आप कुछ नहीं सोच रहे, आपका ये है सीधा, पहला पेशेंट जो आएगा उसको 1 नंबर दे दूंगा, दूसरा जो आएगा उसको 2 नंबर, तीसरे को 3 नंबर, चौथे को 4 नंबर। और मान लो आपने ऐसा कर रखा है कि जिनका इवन नंबर होगा, यानी 2 4 6 8, उनको मैं रख दूंगा ग्रुप बी के अंदर, और जिनका ऑड नंबर होगा 1 3 5 7, उनको रख दूंगा ग्रुप ए के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेंडमाइजेशन हो गया। आजकल ये कंप्यूटर के थ्रू जनरेट करा लेते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें डेटा डाल देते हैं कि भाई 500 पेशेंट है मेरे, तो 500 का वो रेंडमाइज डेटा निकाल देगा कि कितने ग्रुप बनाने हैं। तो आपने 2 ग्रुप रखे तो वो लिख देगा सबके आगे कि 3 नंबर पेशेंट को ए ग्रुप में रखना है। तो आप नहीं तय कर रहे हो, वो पहले से ही रेंडमाइज्ड है, डेटा ऑलरेडी तय है किस पेशेंट को किस ग्रुप में डालना है आपको। अदरवाइज लोग क्या कर लेते हैं ये भी समझ लो। अदरवाइज लोग ये करते हैं कि उनको जहां लगता है कि रिजल्ट आने की संभावना है, तो उसको तो रख लेंगे उस वाले ग्रुप में जहां अपने ड्रग दे रहे होंगे, और दूसरे को रख देंगे उस वाले ग्रुप में जहां बहुत मुश्किल लग रहा है ठीक करना पेशेंट को, कि भाई ये ठीक नहीं होने वाला तो उसको ग्रुप बी में डाल दो, तो मेरे रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम रैंडमाइजेशन करते हैं। ये बिल्कुल प्राइमरी चीज है जो करनी करनी है रिसर्च के अंदर, आपको रैंडमाइजेशन करना ही है। ठीक, अगली चीज आती है ब्लाइंडिंग या मास्किंग। तो ब्लाइंडिंग या मास्किंग क्या होती है कि आप अपने पेशेंट को क्या ड्रग दे रहे हो ये भी आप तय नहीं करते। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि मान लो कोई ड्रग बनवाई आपने कि भाई ये ड्रग्स मैं दूंगा अपने डायबिटीज के पेशेंट्स को, ठीक है, तो वो ड्रग जो है कैप्सूल में पैक होके आएगी। मान लो दो एक जैसे कैप्सूल हैं, एक जगह कैप्सूल के अंदर रखा हुआ है सूजी का आटा, और एक जगह कैप्सूल में रखी हुई है आपकी दवाई। आपको पता नहीं चल रहा बाहर से देखने पे, आपके लिए दोनों एक जैसे हैं। आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा जो ग्रुप ए वाले पेशेंट हमने किए थे रैंडमाइज्ड, उनको देना है ये वाले कैप्सूल इधर जो रखे हुए हैं, और ग्रुप बी को देने इधर वाले कैप्सूल। तो उसमें क्या हुआ कि आपको पता ही नहीं है कि कौन से वाले में कौन सी वाली दवाई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं ब्लाइंडिंग, जहां पता नहीं होता। ब्लाइंडिंग करना है या मास्किंग करना है, क्योंकि मास्क चढ़ा दिया कि पता नहीं आपको किसको क्या दे रहे हो। तो ये ब्लाइंडिंग के भी लेवल होते हैं। कई स्टडीज होती हैं वो जीरो ब्लाइंडिंग होती है उसके अंदर। तो जीरो ब्लाइंडिंग यानी वहां सबको पता होता है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। उदाहरण देता हूँ, पीछे कोविड के टाइम में जब लोगों को रिसर्च में लिया गया था, तो इतना टाइम नहीं था कि लोग तैयार किए जाते पार्टिसिपेंट्स, तो बहुत जल्दी वो रिसर्च स्टडी शुरू कर दी गई थी। और दूसरा, लोगों से बता दिया गया था पहले ही कि भाई आपको ये चीज हम देने वाले हैं, इसके ये साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी चीज थी वो। तो ऐसी स्टडीज जहाँ पे नुकसान होने की भी संभावना हो कुछ, वहां की जाती है जीरो ब्लाइंडिंग वाली स्टडीज। जीरो ब्लाइंडिंग मतलब वहां ब्लाइंडिंग नहीं करते हम लोग, या ओपन लेबल भी कहते हैं उनको। जीरो ब्लाइंडिंग या ओपन लेबल चाहो तो लिख सकते हो, लिखो जीरो ब्लाइंडिंग या ओपन लेबल, जहां ब्लाइंडिंग नहीं की जाती। क्लियर? फिर होती है ब्लाइंडिंग के स्टेजेस, वो हम चलो आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं आपको, जो लिखवाना ही है आपको आगे चल के। तो बात समझ में आ गई होगी। रैंडमाइजेशन यानी कि पहले से आपने एक सिस्टम तैयार कर रखा है कि कोई पेशेंट आएगा तो उसको किस ग्रुप में रखना है, तो वो हो गया रैंडमाइजेशन। आप अपने आप से नहीं करते कि आज पेशेंट आ रहा है कि मैं इसमें रख दूं इसमें रख दूं, वो नहीं करते हो आप। फिर होती है एक चीज ब्लाइंडिंग या मास्किंग, जिसमें आप क्या दवा किसको देने वाले हो ये आप तय नहीं करते हो, ये भी पहले से तय है, प्रोग्राम्ड है, मतलब किसको क्या मिलना है। फिर एक चीज हो गई कंट्रोल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप वो स्टैंडर्ड ग्रुप है जिससे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं अपने रिजल्ट्स को। कोई डाउट किसी को इसमें जो मैंने बोला, बोली चीजें है? नो सर। ठीक है बेटा, चलो हमने टी टेस्ट की बात की थी। अब जल्दी से थोड़ा सा लिख लो एक आध टेस्ट के बारे में, कुछ मैंने 1 2 पॉइंट लिखे हैं, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। लिखोगे जेड टेस्ट, जेड टेस्ट लिखो। जरूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ टी टेस्ट ही जरूरी था पैरामेट्रिक के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है। मैं दूसरा लिखवा रहा हूँ आपको, जेड टेस्ट उसके अंदर। तो नाम लिखो, डिस्कवर्ड बाय कार्ल गाउस, Karl Gauss, कार्ल गोस, जो पढ़ना चाहो उसको, Karl Gauss। लिखो स्टैंडर्ड एरर इज कैलकुलेटेड, इसके थ्रू स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लिखो इसी में, लिखो इफ जेड इंक्रीजेस
इफ z इंक्रीजेज, जो z की वैल्यू अगर वो बढ़ती है तो p की वैल्यू डिक्रीज करती है। लिख लेंगे इफ z इंक्रीजेज p डिक्रीजेज। p यानी प्रोबेबिलिटी, जो हम पीछे पढ़कर आए थे। तो अगर z की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो p की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब थोड़ा सा और समझ लेना, शायद डाउट आए इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा। तो होता क्या है, मैंने आपसे बताया पीछे हम लोग जब चेक कर रहे थे वैल्यूज 0.05, 0.01, 0.001 पे, तो हमने टी की वैल्यू की बात की थी कि हम टेबल से जाके टी की वैल्यू पढ़ते हैं। तो हम क्या चाहते थे, टी की वैल्यू ज्यादा आए या कम आए? ज्यादा। हम ज्यादा चाहते थे ना। हम ये कंपेयर करते थे कि 0.05 पे टेबल में जो वैल्यू दी हुई है, जो हमारी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, वो उससे ज्यादा है या कम है। अगर हमारी वैल्यू ज्यादा होती थी तो हम मान लिया करते थे हमने उस लेवल को क्रॉस कर लिया, 0.05 वाले लेवल को, है ना। फिर ऐसे 0.01 पे देखते हैं। इतना तो पढ़ा है आपने। तो वैल्यू अच्छी है ना, मतलब वैल्यू अगर हमारी ज्यादा आती है तो उस कंडीशन में बोलो अब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते थे या एक्सेप्ट करते थे? करते, रिजेक्ट करते, रिजेक्ट। 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 ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस वहां रिजेक्ट हो जाती है, यानी H0 रिजेक्ट हो जाती है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो इतनी सी बात सबको क्लियर है ना, उसको याद रखना। अब उसमें जो हम बात कर रहे हैं कि भाई 100 में से 5 लोगों के रिजल्ट अलग आ सकते हैं, तो वो अलग जो आ सकते हैं ना, वही प्रोबेबिलिटी है कि अलग आने की कितनी संभावना है। तो आप क्या चाहोगे कि ये प्रोबेबिलिटी कम हो या बढ़े? हम तो ये चाहते हैं ना कि अलग कम हो। रिजल्ट कम हो। कम हो। ठीक है ना। तो अगर मैंने बोला कि अब समझ में आ रहा होगा आपको, कि मैंने कहा कि z की वैल्यू अगर बढ़ेगी z टेस्ट के अंदर तो p की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो वही बात होगी ना जो मैंने कहा था, समझ में आ गई ना बात। जैसे t से सोच के देखो इसको, कि मैंने कहा t की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो p की वैल्यू घटेगी। समझ पा रहे हो? यानी ये रिजल्ट अलग आने की संभावना जो है ये कम होती चली जाएगी। यानी आपने 0.05 का लेवल क्रॉस कर लिया, आपकी वैल्यू अब भी बड़ी है, तो 0.01 पे चेक किया, उससे भी बड़ी है आपकी वैल्यू। फिर आपने 0.001 पे चेक किया, मान लो उससे भी बड़ी है। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी कम